हाय, मेरा नाम कुशल है। मैं आईसर भोपाल से हूँ और आज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का हम मॉड्यूल 1.7 देखेंगे, जिसमें हम यूनिट स्टेप फंक्शन और डेल्टा फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है। जो पिछला मॉड्यूल था उसमें हमने कुछ सिंपल आरएलसी सर्किट्स के बारे में सीखा था और देखा था कि अगर आपको कोई आरएलसी सर्किट दिया जाए तो उसका आप इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। ये है आपका इनपुट VI, ये है रेजिस्टर R1, रेजिस्टर R2 और ये है आपका आउटपुट V0। तो हमने देखा था कि आप आउटपुट वर्सेस इनपुट का जो रेशियो है उसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस भी हो सकता है। अगर आपके पास कोई कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है, तो उसको आप सिंपल एक फॉर्मूला यूज करके जो हमने आपको बताया था उसको आप इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर जो रेजिस्टर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वही सेम एक्सप्रेशन यूज करके आप इनपुट आउटपुट रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन कई प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमें आउटपुट बाय इनपुट रेशियो के साथ साथ एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट भी जानना पड़ता है कि अगर मैं आपका इनपुट अगर सपोज डीसी दूं या कोई एसी वोल्टेज दूं तो आउटपुट क्या होगा। अब मान लीजिए सिंपल सा केस हम लेते हैं कि हमारा इनपुट अगर डीसी है, हमने यहाँ पे एक सिंपल सी एक बैटरी कनेक्ट कर दी कुछ 5 वोल्ट्स की या 10 वोल्ट्स की, तो उसका जो इनपुट होगा वो कांस्टेंट रहेगा उसी वोल्टेज पे। लेकिन जो रियल लाइफ सिचुएशन होते हैं या जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होते हैं वहां पे बैटरी हमेशा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद में अप्लाई होती है, क्योंकि किसी भी सर्किट में आप जब उसमें बैटरी लगाते हैं तो वो किसी टाइम पे लगाते हैं। तो उसको मॉडल करने के लिए हम एक सिंपल स्विच का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि यहां पे हमने एक स्विच कनेक्ट कर दिया और इस स्विच को हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम क्लोज करेंगे। तो यूजुअली विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम उस स्विच को t इक्वल टू 0 में क्लोज कर रहे हैं। आप कोई और भी टाइम लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, t इक्वल टू 0 इज अ कन्वीनियंट चॉइस। तो अगर हम उस स्विच को t इक्वल टू 0 पे अगर हम क्लोज कर रहे हैं तो जो इनपुट सिग्नल जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम टाइम के साथ में उसको अगर ड्रॉ करते हैं तो t लेस देन 0 के लिए इनपुट हमारा 0 होगा क्योंकि हमारा स्विच ओपन है, और t ग्रेटर देन 0 पे वो कांस्टेंट होगा कि जो भी हम सपोज 5 वोल्ट्स 10 वोल्ट्स या जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक स्विचिंग ऑपरेशन जो है इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूनिट स्टेप फंक्शन यूज करते हैं, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं u ऑफ t इज अ कांस्टेंट फॉर t ग्रेटर देन 0 और उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 1, यानी कि u ऑफ t इज इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर t लेस देन 0। तो ये जो फंक्शन है यूनिट स्टेप फंक्शन, ये सिग्नल प्रोसेसिंग के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स में बहुत काम आता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कोई भी रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन अगर होता है किसी भी सिस्टम का तो उसमें स्विचिंग ऑपरेशन डेफिनेटली होता है, क्योंकि आप किसी भी सिस्टम को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ऑन करते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये t ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है और t लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे ये सिग्नल हमारा डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें एक एब्रप्ट जंप हो रहा है। तो ये एक डिसकंटिन्यूअस ऑपरेशन है जो कि स्विचिंग में बहुत ही नॉर्मल सी बात है।
तो अभी जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारा कोई फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है, यानी कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए उस फंक्शन का कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम एक दूसरे टाइप के फंक्शन जिसे डेल्टा फंक्शन कहते हैं उसको यूज करके इस तरह के डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे समझना थोड़ा जरूरी है। सो यूजुअली हम मैथमेटिक्स में ये सीखते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस आर नॉन डिफरेंशिएबल। यानी कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस ना हो तो उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा फंक्शन के माध्यम से, जो कि एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन है, उसके माध्यम से आप इस तरह के डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं जो डेल्टा फंक्शन को यूज करके भी डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते, लेकिन ये यूनिट स्टेप फंक्शन एटलीस्ट डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो देखते हैं कि इस यूनिट स्टेप फंक्शन को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये है हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसे हम u ऑफ t का स्टैंडर्ड नोटेशन के द्वारा डिनोट करते हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड होती है 1। तो ये जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसे हम एक दूसरे फंक्शन के लिमिट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या फंक्शन है? हम एक दूसरा फंक्शन लेंगे जिसे हम डिनोट करेंगे u सबस्क्रिप्ट कैपिटल डेल्टा ऑफ t, और उस फंक्शन को हम इस तरीके से लेंगे कि वो 0 से कैपिटल डेल्टा टाइम तक लीनियरली इंक्रीज करता है जब तक उसका मैग्नीट्यूड 1 ना हो जाए, और कैपिटल डेल्टा टाइम के बाद में वो कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि हम लिख सकते हैं u ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टेंडिंग टू 0 u कैपिटल डेल्टा ऑफ t। जैसे जैसे हमारा डेल्टा 0 के तरफ आता जाएगा, वैसे वैसे ये वाला पॉइंट भी इस एक्सिस की तरफ आता जाएगा, और u डेल्टा ऑफ t विल बिकम u ऑफ t इन द लिमिट ऑफ कैपिटल डेल्टा टेंडिंग टू 0। अब ये जो हमारा फंक्शन है, इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? इसको हम अगर डिफरेंशिएट करें और उस डिफरेंशियल को हम अगर डिनोट करें डेल्टा ऑफ कैपिटल डेल्टा ऑफ t के माध्यम से, दिस इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ u डेल्टा ऑफ t। तो इसे हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये जो पॉइंट है डेल्टा, ये सपोज हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे 0 है। तो जब हमारा टाइम 0 से कम है तो u कैपिटल डेल्टा ऑफ t इज अ कांस्टेंट, यानी कि उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। तो 0 के पहले हमारा जो डेरिवेटिव है वो है 0। कैपिटल डेल्टा टाइम के बाद में भी हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, तो उसके बाद में भी जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो होगा 0। लेकिन 0 से कैपिटल डेल्टा टाइम के बीच में ये फंक्शन लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। तो फंक्शन अगर लीनियरली इंक्रीज करे तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कांस्टेंट विच इज नॉन जीरो। और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? उस कांस्टेंट की वैल्यू होगी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं कि जो y का जो एक्सटेंट है और x का जो एक्सटेंट है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में हम उसे निकालते हैं, और y का एक्सटेंट डिवाइडेड बाय x का एक्सटेंट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस केस में स्लोप होगा इज इक्वल टू y का एक्सटेंट विच इज 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल डेल्टा। यानी कि
फ्रॉम टाइम 0 टू कैपिटल डेल्टा जो हमारा u डेल्टा ऑफ t है उसका जो स्लोप है वो है 1/डेल्टा। तो डेल्टा फंक्शन ये जो हमने डिनोट किया है वो 0 से कैपिटल डेल्टा टाइम के बीच में कांस्टेंट होगा जिसका हाइट होगा इक्वल टू 1/डेल्टा बिकॉज दैट इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अभी हमारे पास ये डेल्टा ऑफ सबस्क्रिप्ट कैपिटल डेल्टा ऑफ टी फंक्शन आ गया है। अब जिस तरीके से इस u डेल्टा फंक्शन में हमने जब डेल्टा टेंडिंग टू 0 की लिमिट लगाई थी तब हमारे पास u ऑफ t आ गया था, उसी तरीके से ये वाला जो फंक्शन है इसमें जब हम कैपिटल डेल्टा टेंडिंग टू 0 लेंगे तब हमारे पास u ऑफ t का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब इस फंक्शन में अगर हम कैपिटल डेल्टा टेंडिंग टू 0 लेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो 0 के नजदीक आता जाएगा और 1/डेल्टा बढ़ता जाएगा टिल इट रीचेस इंफिनिटी। लेकिन इस दौरान इस रेक्टेंगल के अंडर में जो एरिया है वो हमेशा यूनिटी रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट एरिया अंडर द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1, ये हमेशा ही यूनिट रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करने में। तो यानी कि लिमिट कैपिटल डेल्टा टेंडिंग टू 0 ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी, और ये जो फंक्शन है डेल्टा ऑफ टी दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ u ऑफ टी। सो दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और इस फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? इस फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, t, दिस इज डेल्टा ऑफ t। तो जब हमारा कैपिटल डेल्टा टेंडिंग टू 0 है तो ऑब्वियसली ये डेल्टा फंक्शन हर नॉन जीरो टाइम के लिए 0 है, सिर्फ t इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, लेकिन तब उसकी मैग्नीट्यूड है इंफिनिटी। तो उसी के लिए हम यहाँ पे उसको बस एक एरो से डिनोट करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने वहां लिखा था एरिया अंडर दिस एरो इज इक्वल टू यूनिटी। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये डेल्टा फंक्शन बहुत ही स्पेशल फंक्शन है कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइंड है विच इज t इक्वल टू 0, और उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू है इंफिनिटी। लेकिन इन्फिनाइट होने के बावजूद जो उसके अंदर का एरिया है वो है यूनिटी। अब मैं सपोज आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू डेल्टा टी। सो नाउ आप कहेंगे कि नॉन जीरो टाइम पे हमारा डेल्टा फंक्शन 0 है तो उसको अल्फा से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और t इक्वल टू 0 पे जो हमारा फंक्शन है वो इनफाइनाइट है तो उसको भी अल्फा से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शायद आप ये लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, लेकिन ये लिखना गलत होगा, इसलिए कि डेल्टा फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसमें एरिया अंडर द एरो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेल्टा फंक्शन इस फंक्शन का लिमिट है और ये जो फंक्शन है इसमें एरिया अंडर द रेक्टेंगल इज यूनिटी। तो आप डेल्टा फंक्शन को अगर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेल्टा फंक्शन नहीं रहता है, क्योंकि ये एरिया का कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है। तो अल्फा इंटू डेल्टा टी क्या होता है? तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा ऑफ 2t। तो डेल्टा ऑफ 2t क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ कैपिटल डेल्टा गोइंग टू 0 ऑफ दिस फंक्शन। यहां पे हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में हमने बस t की जगह पे 2t लगा दिया है। अब यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो 2t है, तो ये फंक्शन किस तरीके से दिखेगा? इस फंक्शन की जो हाइट है वो तो 1/डेल्टा ही होगी, लेकिन जो एक्सटेंट है, ये जो x का एक्सटेंट है वो हाफ हो जाएगा। तो वो हाफ होने के कारण इस फंक्शन के अंडर में जो एरिया है वो एरिया भी आधा हो जाएगा, विच विल इंप्लाई दैट दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा टी। तो आप देख सकते हैं कि अगर
डेल्टा ऑफ टी को आप किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है डेल्टा ऑफ टी बाई दैट स्केलर। तो यानी कि अल्फा टाइम्स डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी बाई अल्फा। सो अल्फा टाइम्स डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ टी बाई अल्फा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और हमारे कई सारे आगे के फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और दूसरे सिग्नल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझने में और उनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में ये डेल्टा फंक्शन बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।